इस सिलसिले में नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं। सेशल्स के उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आ चुके हैं। इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के कई शीर्ष नेताओं के भी इस समारोह में शामिल होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां, एनएसजी कमांडो, ड्रोन, स्नाइपर को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने अटल स्मारक जाकर पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रीय समन स्मारक जाकर श्री मोदी ने शहीद सैनिकों को भी श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 23 वर्षों तक सत्ता के शीर्ष पर रहने का अनुभव है। श्री मोदी मई 2014 से आज तक प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। मई 2014 के पहले वे कई वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार तीसरी बार सत्ता में पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। अपनी इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी निर्वाचित सरकार के मुखिया के तौर पर सबसे ज्यादा शासन करने वाले नेता बन चुके हैं। गुरुवार तक नरेंद्र मोदी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 8,279 दिन काम कर चुके हैं। यानी एक सरकार के प्रमुख के रूप में उन्होंने 8,000 दिनों से ज्यादा शासन किया है। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ उनके गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के दिन भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जबकि मई 2014 से अब तक वह देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। इस तरह नरेंद्र मोदी कुल 23 साल तक राज्य और केंद्र में सत्ता के मुखिया के पद पर रह चुके हैं। सत्ता के मुखिया पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले दूसरे नेता देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि वे किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि देश के पहले पीएम बने। उन्होंने कुल 6,130 दिनों तक केंद्र की सत्ता संभाली। देश की आजादी के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू 1947 से 1964 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 16 साल 286 दिनों तक सत्ता संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है, वह 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत है। और इस महीने में हम जरूर याद कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से कोई तुलना नहीं है। तुलना इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से एक स्वतंत्रता संग्राम का जो मंच था कांग्रेस से, उसके नेता थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण जन से निकले हुए नेता हैं और जिनको जनता का विश्वास प्राप्त है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही वाराणसी संसदीय सीट के इतिहास में नया पन्ना जुड़ेगा। इसी के साथ वाराणसी यूपी की ऐसी दूसरी सीट होगी जहां से लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले सांसद प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड प्रयागराज की फूलपुर सीट और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम रहा। लखनऊ और रायबरेली सीट भी प्रधानमंत्री पद को लेकर खास रही है। लखनऊ सीट से चुनाव जीतने वाले अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बन सके, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत सकी थी। यही नहीं, पीएम मोदी की तीसरी बार जीत इस मायने में भी खास है कि वो भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार चुनाव जीते हैं और प्रत्येक चुनाव में अपना वोट शेयर बरकरार रखा है।
भारत में अब तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 चुनाव जीत पाए हैं। नेहरू के बाद ऐसा करने वाले पीएम मोदी दूसरे नेता हैं। बात अगर वोट प्रतिशत की करें तो जवाहरलाल नेहरू को 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में 45%, 47.8% और 44.7% वोट मिले। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में 38.5%, 44.9% और 43.82% वोट मिले। नेहरू के लिए वोट प्रतिशत 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में बढ़ा, लेकिन 1962 आते आते नेहरू की लोकप्रियता में कमी आई, जो 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव के नतीजे में परिलक्षित भी हुआ। तीसरे आम चुनाव में नेहरू का वोट प्रतिशत 1952 से भी नीचे चला गया। जीती गई सीटों में भी कहानी दोहराई गई। इस मायने में पीएम मोदी की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते हैं और प्रत्येक चुनाव में अपना वोट शेयर भी बरकरार रखा है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही लोकप्रिय थे, क्योंकि हमको स्वतंत्रता मिली थी इतने 100 वर्षों के बाद। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में इस प्रकार का प्रबल विपक्ष नहीं था। आप परिवेश को देखें, इतनी मीडिया नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, लोगों तक पहुंचती थी। आज के युग में सब कुछ सबके सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आ रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल आसमान छू रही है। 1984 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे सहानुभूति लहर पर सवार राजीव गांधी ने 49.1% वोट शेयर के साथ 541 सीट पर हुए चुनाव में अब तक की सर्वाधिक 414 सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2019 में 45% वोट शेयर के साथ 352 सीटें जीती थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। राजीव गांधी की इस जीत और पीएम मोदी की जीत में मूलभूत अंतर इस बात से समझा जा सकता है कि राजीव गांधी की जीत इंदिरा गांधी की हत्या से उपजे सहानुभूति का नतीजा थी, जबकि पीएम मोदी की जीत उनके शासन और पार्टी की घोषणा पत्र पर जनता का विश्वास था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल देश के लिए ऐतिहासिक होगा। इस मुद्दे पर उनसे खास बातचीत की है डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता राजेश राज ने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं और अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे समग्रता के साथ अपनी बात रखी, विजय सिन्हा उसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश की जनता की जो अपेक्षा थी और पूरे माँ भारती के संतानों ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो विकसित भारत बनाने की मेरी गति थी, उस गति को दुगना करेंगे और देश के हित में जो भी कदम उठाना होगा वो कदम उठाएंगे। सारे एनडीए गठबंधन के लोगों ने कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारत विकसित भारत बनेगा। 2047 का शताब्दी वर्ष विश्व गुरु के रूप में भारत मनाए, ये सबका सपना है। जो प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि प्री पोल अलायंस एनडीए का जिन गठबंधन के साथ था, जिन लोगों के साथ था, उसके अलावा भी बहुत सारे दक्षिण के राज्यों के ऐसे घटक दल थे जो चुनाव मैदान में नहीं थे, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे एनडीए को। आभार व्यक्त किया है जो भारत के हित में, भारत के लिए और भारत प्रथम के भाव से जीता है, वैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। और सभी लोग, दल अलग हो सकता है लेकिन राष्ट्र के प्रति दिल एक रखना है और उस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए की सीमाओं को भी छोड़ करके कदम बढ़ाना, यही माँ भारती के संतानों की विशेषता है, खूबसूरती है। बहुत शुक्रिया। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा, इनका कहना है कि माँ भारती के संतानों के प्रति पीएम मोदी ने जो आभार जताया है उसकी निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए। कैमरामैन विक्की के साथ मैं राजेश राज।
देश में एनडीए की सरकार फिर से बन गई है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद भाजपा को सरकार बनाने के लिए अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू के सहयोग से एनडीए की सरकार बन पाई है। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वे एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक ने इसी सिलसिले में श्रवण कुमार से की है खास बातचीत। बिहार में जनता दल यू को अपार सफलता मिली है और हम साथ में इस समय बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी के साथ एक्सपेक्टेशन था 12 सीट का ही कि और ज़्यादा का था। नहीं, हमको तो भी ज़्यादा सीट की थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ दिक्कत हुई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद पता चलेगा कि इन कारणों से हम लोग 4 सीट लूज किए हैं। सरकार में आप शामिल हो रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी स्थान होगा जनता दल यू का, तो क्या पार्टी की तरफ से कोई रणनीति बनी है कि कितने मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन से मंत्री होंगे? ये सारी चीज़ें के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अधिकृत हैं, हम लोग के सम्मान नेता हैं। जो वो फैसला करेंगे वही हम सबको मान्य होगा। जनता दल यू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी दोनों एक मजबूत स्तंभ है इस सरकार के लिए। तो जो सरकार की मजबूती या सरकार 5 साल तक कितनी मजबूती से चले, इसकी क्या गारंटी देते हैं सर आप? नहीं, गारंटी तो जब नीतीश कुमार जी एक बार खड़े हो गए तो वो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश के आवाम के लिए, और बिहार तरक्की करे, बिहार विकास करे, बिहार और ऊंचाई पर जाए। तो मंत्रिमंडल में आप शामिल होंगे, आपका दल जो शामिल होगा, तो उसमें तमाम जो जातियां हैं, जो नीतीश कुमार जी का अपना वोट बैंक है उनका, तो उन सारी जातियों का सामंजस्य रहेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी को बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं, आज जिनका जलवा सिर्फ बिहार में नहीं देश में है, और आज देश के लोगों को पता चल रहा होगा कि नीतीश कुमार जी क्या है। मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, उसका विस्तार क्या होगा, ये सारा कुछ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निर्भर है, ये कहना है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी का। देश में एनडीए सरकार की फिर से वापसी के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। एक तरफ जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में प्रधानमंत्री से बिहार को लेकर अधूरे कामों को पूरा करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद बिहार में क्या क्या परिवर्तन होंगे, देखिए एक रिपोर्ट। लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देने की मांग की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक बार फिर से यह मांग जोर शोर से उठने लगी है। विपक्ष के साथ एनडीए के घटक दल जदयू की ओर से भी यह मांग उठाई जा रही है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में अपने भाषण के दौरान इशारों में ही नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात भी रख दी। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो राज्य में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्य के उद्योगों को कर में राहत मिलती है, जिनमें एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाते हैं, जिससे वहां विकास को गति मिल सके। इसमें केंद्र सरकार विशेष राज्य को जो धनराशि देती है उनमें 90% अनुदान होता है। इसके साथ ही अन्य कई सारे फायदे हैं। बता दें कि अनुच्छेद 371 के जरिए किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बनाए गए मापदंड में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी राज्य के संसाधन क्या हैं, वहां प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राज्य की आमदनी का जरिया क्या है, जनजातीय आबादी, पहाड़ी या दुर्गम इलाका, जनसंख्या घनत्व, प्रतिकूल स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। दरअसल सबसे पहले 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने ही बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग उठाई थी।
उनका कहना था कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद से बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य रह गया है। उन्होंने यह मांग पिछले साल 2023 के नवंबर में भी तब दोहराई थी जब उन्होंने जातीय गणना के आंकड़े जारी किए थे। अभी तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। इनमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत हासिल किया है। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस सरकार में बिहार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश की टीडीपी की अहम भूमिका है। दोनों क्षेत्रीय दल लंबे समय से अपने प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे हैं। अगर दोनों राज्य अपनी मांगों पर जोर देते हैं तो केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में इनके लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद साबित हो गया है कि देश की जनता ने भाजपा के तानाशाही रवैये को नकार दिया है। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि इस चुनाव में विपक्षी दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार में भी उनकी पार्टी ने अपने संघर्ष पर 2 सांसदों को संसद में पहुंचाया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि देश में इस बार एनडीए की सरकार बनाने में जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिणाम नहीं आया। हम समझते थे कि शायद 2020 के विधानसभा में जो परिणाम आया था उसी के इर्द गिर्द इस बार का परिणाम रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कायदे से हमें 20 सीट जीतना चाहिए था 40 में, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर पूर्णिया की सीट को भी जोड़ ले तो 10 सीट हमें मिली। इस पर तो एक समीक्षा की ज़रूरत है, समीक्षा हम लोग करेंगे, लेकिन 19 की तुलना में बिल्कुल जो लोग ये सोच रहे थे कि देश में 400 पार और बिहार में भी 40, ये जो बातें हो रही थी तो उसका तो बहुत ज़बरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया। 18वीं लोकसभा चुनाव में देश की सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि के रूप में शांभवी चौधरी लोजपा रामविलास की टिकट पर समस्तीपुर से जीती हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता राजेश राज से बातचीत करते हुए कहा कि अब हमें काम करने के लिए जनता ने मौका दिया है। समस्तीपुर में किए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। संसद का रंग बिल्कुल बदला सा है और कुछ ऐसे युवा भी जीत कर आए हैं जो बहुत कम उम्र के हैं, जिनकी उम्र मात्र 25 साल है। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी जो एनडीए की साझेदार दल लोजपा रामविलास की सांसद बनकर आई हैं। शांभवी डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात कर रही हैं। शांभवी, कैसा लग रहा है? पहली बार संसद की दहलीज पर आप आई हैं। संसदीय दल के नेता को चुनने में, प्रधानमंत्री में आपकी भी भूमिका रही। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक रियल फीलिंग है, क्योंकि लगातार हमने चुनाव में मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो आज जब हम इस पूरे एनडीए की बैठक में थे और जब वहाँ पे कंसेंसस बन रहा था, वहाँ पे समर्थन मिल रहा था सभी का, तो एक बहुत सरियल फीलिंग था। और हाँ, उससे भी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि खुशी की बात ये थी, मेरे लिए बड़ी बात ये है कि मेरा पहला कदम सेंट्रल हॉल में पड़ा है, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के, जो खुद में एक बहुत ऐतिहासिक जगह है। तो इसके साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास है और हम मानते हैं कि यहाँ से हमारा दिल्ली में पढ़ाई करना और सीधा एक बार संसद बनकर सेंट्रल हॉल तक पहुँचना शांभवी के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे दादाजी का एक सपना पूरा हुआ है और अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो हम बस ये चाहते हैं कि वो जहाँ से भी हो वो अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखे। और हम यही चाहेंगे कि जो सोच, जो विजन और जो वादे हमने अपनी क्षेत्र की जनता को किए हैं, वो वादों को हम यहाँ से पूरी तरीके से, पूरे परिश्रम से, कड़ी मेहनत से उसको हम पूरा कर पाए। आज शुक्रिया शांभवी चौधरी जो 25 साल की सांसद हैं। उनका कहना है कि जो वादे हमने किए हैं उन वादों को हम पूरा कर सकें, यही हम प्रे कर रहे हैं। कैमरामैन विक्की के साथ राजेश राज।
मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से जीते उम्मीदवार भाजपा के राजभूषण चौधरी ने दूरदर्शन के संवाददाता राजेश राज से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में विकास के लिए बहुत सारे काम अब शुरू हो जाएंगे। क्या डॉक्टर कैसा एक्सपीरियंस है समाज सेवा से संसद का सफर? अच्छा लग रहा है और लोगों का जो रिस्पॉन्स है, लोगों में जो देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट के बारे में लोग बात करते हैं, तो लगता है मुझे कुछ बड़े लेवल पर करना चाहिए, इसलिए हम इसमें आए हैं। समाज सेवा तो आप कर रहे थे, रोज आप सैकड़ों लोगों की जान बचा रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि ये संसदीय जीवन में आने से आप उन लोगों को और भी मदद कर सकते हैं? निश्चित तौर पर ये बड़े पैमाने पर हम काम कर सकते हैं और बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं, हेल्थ से लेकर के एजुकेशन से लेकर के हर डेवलपमेंट के जितने भी पहलू हैं, सारे लेवल पर हम काम कर सकते हैं, इसलिए हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरपुर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, जो समाज सेवा में पहले थे, लेकिन उनका कहना है कि संसद में आने पर हम और भी उन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, इसलिए हमने ये रास्ता चुना है। कैमरामैन बिक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। पूर्णिया में मखाना उत्पादन और ब्रांडिंग पैकेजिंग पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति दुनियाराम सिंह सहित कई राज्यों के उद्यमी उपस्थित थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति दुनियाराम सिंह ने कहा कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग से देश दुनिया की नजर मखाना पर जाएगी। आज के जो सेमिनार 3 दिवसीय है, 3 दिवसीय सेमिनार में ये मखाना के ऊपर तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, चाहे वेराइटीज़ का हो, चाहे टेक्नोलॉजीज़ का हो, चाहे उसकी पैकेजिंग का हो, चाहे उसकी ब्रांडिंग का हो, चाहे उसकी मार्केटिंग का हो। इससे जो सुझाव आ जाएंगे, सुझाव को हम कंपाइल करके माननीय कृषि मंत्री जी को सौंपेंगे, ताकि इसके ऊपर फर्दर एक कार्य योजना बना करके हम बिहार के किसानों को, विशेष रूप से मिथिला के किसानों को, हम उसको समृद्धि दे सकें। ऐसा हमारा विश्वविद्यालय का प्रयास है, इसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 25वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए और परेड को सलामी दी। पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें अभिभावकों ने अपने बेटों के कंधे पर पिप बैज लगाया। इस पासिंग आउट परेड सेरेमनी के बाद कुल 118 कैडेट्स सैन्य अधिकारी बने। उपसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कैडेट्स अधिकारी बनने पर शुभकामनाएं दी। पढ़ाई बेलगाम से कंप्लीट की, वहीं से 2017 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था आर्मी में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा छोड़ के मैं फौज में आ गया था। एंड माय फादर इज अ गेटमैन एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम सेंचुरियन एकेडमी एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। It's indeed an honor and a great pride for me to lead with the passing out parade of the 43 technical entry scheme and 52 special commission officer corps who now stand on the threshold of their journey as commissioned officers of the Indian Army. This moment has triggered a chain of nostalgic memories for me, and I can therefore sense your pride and steadiness. My compliments to all of you for the immaculate turnout as fueled brave and stirring history of great today. It reflects the superlative standard for training at the Officers Training Academy. मुजफ्फरपुर जिले के गौशाला रोड में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से 10 दिवसीय खादी मेले का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार में उत्पादित सामानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मेले में 80 संस्थानों की ओर से तैयार किए गए उत्पादों के प्रदर्शन के लिए कुल 120 स्टॉल लगाए गए हैं। ध्रुपद संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक और दरभंगा घराना के सुप्रतिष्ठित कलाकार पद्मश्री राम कुमार मल्लिक का कल देर रात निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। मधुमेह रोग के कारण कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। देश और विदेशों में उन्होंने शास्त्रीय संगीत के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। चर्चित कलाकार पद्मश्री राम चतुर मल्लिक उनके दादा थे। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव दरभंगा जिले के आमता गांव में आज दोपहर बाद किया जाएगा।
राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को कल भीषण लू और गर्मी से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के 4 जिलों बांका, भागलपुर, जमुई और पूर्वी चंपारण में आज भी लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महिलाओं के बीच कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए पटना में 10 जून से बिहार वुमेन कबड्डी लीग 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 जून तक किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर कंगड़बाग में किया जाएगा। इस दौरान रोज 6 मैच खेले जाएंगे। इनमें कुल 34 टीमें हिस्सा लेंगी। इस मैच को देखने के लिए दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि विजेता टीम को 1.5 लाख, उप विजेता को 1 लाख और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 50,000 रुपए की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। ध्यान दिए हैं कि हर टीम में एक लेडी कोच रहना अनिवार्य है, तो लेडी कोचेस को भी हम लोग किए हैं। इस लीग के माध्यम से ज्यादा मैच खेलने का अनुभव हो हमारे बच्चियों को, ताकि नेशनल लेवल पर ये लोग वो मैच प्रेशर झेलने का आदत आवे, इसी के लेके ये लीग शुरू किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने कई विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल देश के लिए होगा ऐतिहासिक। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 25वीं पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। देश को मिले 118 नए सैन्य अधिकारी। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में लोग भीषण गर्मी से परेशान। बांका, भागलपुर, जमुई और पूर्वी चंपारण में आज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट। और महिलाओं के बीच कबड्डी का बढ़ावा देने के लिए पटना में कल से शुरू हो रही है कबड्डी प्रतियोगिता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हुआ समाप्त। नमस्कार।